अस्सलाम वालेकुम। उल्टे सर के चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले हिंदी में एक रेड के ऊपर रेड इरेजर कोड के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और VMware इंस्टॉलेशन ESX होस्ट इंस्टॉलेशन का इंग्लिश में एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। अब मैं जो है आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ कि ESX होस्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो छोटे छोटे ब्रीफिंग में बता देते, 2 मिनट में स्क्रीन दिखा के ख़त्म करते, मगर उसका बैकग्राउंड क्या होता है उसका कोई इल्म नहीं होता, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सुबह में बताया था रेड ग्रुप, रेड कंट्रोलर पहला सेशन दिया था, तो उसका जो है ये आप रेड का जो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए ये एरे कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी होती है। एरे कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी के अंदर जो है स्मार्ट एरे कंट्रोलर आपको दिखाई देगा। ये सर्वर के ऊपर लगाया जाता है और HP का स्मार्ट एरे सबसे अच्छा रेड कंट्रोलर है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। IBM का भी मैंने देखा हूँ, डेल का भी देखा हूँ, दूसरे भी बहुत देखा हूँ, मगर HP इज द बेस्ट। उसके फीचर क्विक, फास्ट एंड इमीडिएट रिप्लेसमेंट, डिस्क फ्लिप फ्लॉप, कुछ भी करने का हर चीज़ इजी फ्लेक्सिबल है। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो उसको डिस्क असाइन करना रहेगा, पहले अनअसाइन डिस्क रहेगा, तो उस डिस्क का एक क्रिएट एरे करना पड़ता है। एक एरे क्रिएट करोगे, वो एरे जो है जो मैंने जो सुबह में बताया हूँ रेड एरे करते हैं। अब रेड का सिलेक्शन करना होगा तुमको कि वो कौन सा रेड सिलेक्ट करोगे। अब मेरे पास जो था जिसमें अनअसाइन डिस्क है, इस डिस्क की कैपेसिटी यहाँ पे दिया है 3840 GB, मीन्स 3.4 TB है, 3.8 TB का ये असल में डिस्क है। अब इसके बाद इसके अंदर मुझे एक ऑलरेडी असल में से एक एरे क्रिएट करना है, वो मैं करूँगा। ये डिस्क मैंने सिलेक्ट कर लिया है और वो डिस्क का नेक्स्ट स्क्रीन में मेरे को वो एरे बना के दे देगा। जहाँ देखो सॉलिड स्टेट सास एरे ए लॉजिकल ड्राइव 0, यानी अभी ये एरे क्रिएट हो चुका है। ओके, ये अभी ये जो दिख रहा है ना, जो ग्रुप ऑफ डिस्क का जो सिंबल दिखा रहा है, इसी को कहते हैं एरे। अब ये एरे बन चुका है। अब इस एरे के अंदर आपको लॉजिकल ड्राइव बनाना है। लॉजिकल ड्राइव क्या होता है, जैसे ये ग्रुप ऑफ डिस्क रहता है, जिस ग्रुप ऑफ डिस्क के अंदर मेरे पास अभी एक डिस्क है, इसमें तुम 8, 10, 15 GB डिस्क डाल सकते हो और उसका एक एरे बना सकते हो। अब उस एरे बनाने के बाद में उसमें लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करने का रहता है। अब क्रिएट लॉजिकल ड्राइव, अब ये लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करने के लिए आप चले जाएंगे तो उस एरे के अंदर एक लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करेंगे। मेरे पास एक ही डिस्क है तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, रेड 0। अब आपको मुझे ये पूछना नहीं पड़ा कि रेड 0 क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। रेड 0, उसके बाद उसमें देखो सेक्टर स्ट्रिप साइज जो कहा ना सब में बांटता है ABCD, तो कितने साइज की स्ट्रिप होनी चाहिए, वो A1, A2, A3 वो जो है वो ये साइज होती है। और ये भी सेक्टर, कितने सेक्टर कितने ट्रैक डालना है वो साइज। अब यहाँ पे खास बात ये है कि मुझे वो लॉजिकल ट्रैक के लिए अदर ऑप्शन लेके ये टोटल में से एक छोटा सा हिस्सा पार्ट ESX होस्ट इंस्टॉल करने के लिए बनाना है, तो उसके मैं अलग से अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें से इंस्टॉलेशन शुरू करूँगा। और वहाँ पे मैंने ले लिया है, देखो 120 GB रेड 0 में हो गया, 120 GB ले लिया। अब वो 120 GB के बाद में मैं भी उसका ये हो गया, बार बार बता रहा हूँ, ये 120 GB है। नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट जो बची हुई स्पेस है उसका मैं मैक्सिमम साइज, रिमेनिंग साइज, दूसरा है लॉजिकल। ये पहला एक लॉजिकल ड्राइव 120 GB का बन गया। अब ये मैंने दूसरा के लिए मैक्सिमम स्पेस ले लिया। हाँ, ये आ गया आपका दूसरा लॉजिकल जो है, मैंने बचा हुआ मैक्सिमम स्पेस ले लिया। अभी आप देख सकते हो आसानी से, ये स्मार्ट एरे कंट्रोलर है, उसके अंदर एक डिस्क लगा हुआ है जिसके अंदर एक एरे बना दिया गया है और उसमें रेड 0 लिया गया है, जिसके अंदर अब ये मैंने एक डिस्क है, वहाँ 10 डिस्क भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बैकग्राउंड में, वो अब वो नहीं देखेगा, अब वो लॉजिकल ड्राइव ही देखेगा। अब लॉजिकल ड्राइव 1 है 120 GB का, जबकि मेरे हार्ड डिस्क कितनी के 3.8 TB का, अब मैं दूसरा लॉजिकल बना 3.4 TB का।
ये जो बन गया लॉजिकल रेट 0। अब उसके बाद नेक्स्ट में मैं जा रहा हूँ। अभी जो है ये ESXi जो है इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है हमको, एक USB के ऊपर बूट इमेज जो होता है उसको एक्सपांड करना पड़ता है। और इसको एक्सपांड करने के लिए एक यूटिलिटी होती है, आसान जो है वो मैं बताता हूँ। रूफर यूटिलिटी है, आप रूफर आप रेफर कर सकते हो। रूफर आप यूटिलिटीज को इंटरनेट पे सर्च करो और इसको इंस्टॉल करो और वो तुमको iOS इमेज बता दो और USB डिस्क बता दो, वो आप बूटेबल USB डिस्क बना देगा और आप उसको बूट USB डिस्क सर्वर के पोर्ट में इंसर्ट करके सर्वर को रिबूट करो। सर्वर को रिबूट करेंगे तो वो USB से बूट हो जाएगा, USB बूट ऑप्शन सिलेक्टेड होगा तो वो हो जाएगा, सर्विस होगा। अब ये सर्विसेज शुरू होने के बाद वो अपने फाइलें कॉपी, ये स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। ये सर्वर डिफाइन हो गया जिसके अंदर CPU है, इतनी मेमोरी है, आ गया। अब यहाँ पे वो स्टार्टिंग सर्विसेज, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर वो कम से कम 10 मिनट लेता है। आप ये नहीं सोचना कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ये इसलिए मैं बता के रखता हूँ कि हाँ 10 मिनट लगता है इसको। अब उसके बाद में फिर वो आपको पूछेगा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल करूँ, क्योंकि अभी आपने देखा है कि हमने 2 लॉजिकल ड्राइव बनाए थे, एक 120 GB और एक 3.4। तो ये 120 GB का मैंने सिलेक्शन किया और 3.3 TB का है, ये TB है, इसको मैं बाकी रखा हूँ। अब आपको इसको नेक्स्ट जो है आपको देखना है, वो US डिफॉल्ट कीबोर्ड पूछेगा, ये पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आगे सिंपल क्वेश्चंस चलते रहते हैं। कंफर्म द इंस्टॉलेशन, डिस्क के ऊपर डेटा ऑन द डिस्क विल गेट इरेज। उसके बाद में इंस्टॉलेशन साइज हाउ मच, ये बताएगा कि इसके अभी इतनी % हो गया है। उसके बाद कुछ वार्निंग मैसेज आ जाते हैं कि आप क्या कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये है आपकी जो इंस्टॉलेशन USB डिस्क जो आपने US सर्वर में लगाई थी उसको निकाल लो, वरना क्या होगा दोबारा फिर से वो उसी से बूट हो जाएगा और वो लूप में चले जाएगा, किया धरा पानी हो जाएगा। ओके, अगर आप वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट से और ILO से कर रहे हो तो वहाँ जाके डिस्कनेक्ट द ड्राइव करना। ILO में आपको डिस्कनेक्ट कैसा करने का ड्राइव वो भी मैं तुमको बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत कम लोग करते हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ILO से तुम अपनी डिस्क मैप करते हो। ये दूसरा स्क्रीन जब पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो उस वक्त वो आपको एक उसका जो IP एड्रेस हासिल किया उसने वो बताएगा DHCP से 192.168.0.189 DHCP असाइंड IP एड्रेस। अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है F2 कस्टमाइज सिस्टम व्यू लॉग्स, बात समझ में आई? तो F2 मारने से जो है वो उसको आप चेंजेस कर सकते हो। और S2 स्टार्ट शटडाउन और रिस्टार्ट द ESXi होस्ट। अब वो ESXi होस्ट होने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ, अब वो इंस्टॉलेशन हो गया। अब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे, क्लाइंट मशीन के ऊपर जाएंगे और ब्राउजर खोलेंगे और उस ब्राउजर में आपको ये सिलेक्ट करने का है IP एड्रेस जो वहाँ पे दिखाया गया था। वो सिलेक्ट करने के बाद उसकी कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चन आएंगे, वो समझ लेना। और वो 2 डिजाइन से, क्योंकि हमने SSL सर्टिफिकेट उसमें कोई डाला नहीं है। और फिर एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको ESXi होस्ट का इंस्टॉलेशन किया हुआ सेटअप मिलेगा। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको रूट का पासवर्ड पूछता है, तो उस वक्त आपने जो रूट का पासवर्ड सप्लाई किया है वो आपको देना है। ये उसके बाद ये दूसरा सिनेरियो ऐसा दिखेगा आपको, लोकेशन, उसमें एक आपको एक स्टोरेज बनाना होगा, क्योंकि कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले आपका वहाँ एक स्टोरेज होना जरूरी है, यानी उसको बोलते हैं डेटा स्टोर। अब वो डेटा स्टोर यहाँ से बोलते हैं क्रिएट न्यू डेटा स्टोर। क्रिएट न्यू डेटा स्टोर में जाके आप न्यू डेटा स्टोर क्रिएट करोगे और ठीक उसके बाद वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, उसका नाम दोगे क्रिएट न्यू डेटा स्टोर का, और ये हमने नाम दे दिया कि ये डेटा स्टोर हमारे लिए बना दो। तो बनाने के बाद वो पूछता है कहाँ लेना है, तो ये डिस्क बता देना जो हमने
एक लॉजिकल ड्राइव बना दिया है, उसको हम अभी इधर बता देंगे, इसीलिए हमने वो एक में 2 पार्टीशन पे बना दिए थे। तो न्यू डेटा स्टोर, अब ये हो गया डेटा स्टोर। पता था आपको कि बिफोर ऐसा होगा, बाद में आफ्टरवर्ड ऐसा हो जाएगा, इतनी साइज की घटेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ो, हो गया रेडी टू कंप्लीट, क्लिक फिनिश, हो जाएगा खलास। एंटर कंटेंट ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू रिप्लेस, इसके ऊपर डेटा स्टोर के ऊपर जो कोई भी डेटा होगा वो सारा मिट जाएगा, हमको पता है। अब हमने बना दिया, बन गया हमारा डेटा स्टोर इधर। अब इसके अंदर हम जितने चाहे वर्चुअल मशीन डाल सकते हैं, इतने के इसके अंदर जितने रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि वर्चुअल मशीन के साइज के हिसाब से। अभी मेरे अंदाजे से 3 टेराबाइट के अंदर 10-12 वर्चुअल मशीन आराम से बैठ जाते हैं, ओके, आराम से, क्योंकि मेरा 128 GB का रैम है, मेरे पास वो डिफरेंट थोड़ा मिसमैचिंग अलग अलग टाइप के CPUs है थोड़े, मगर स्पीड से मैं मार्केट से वो लिया चलता है। ओके, डेटा स्टोर आ गया। अब जब तुमको शट डाउन करना होगा ESX होस्ट को, तो डायरेक्ट आप शट डाउन करने जाएंगे तो वो आपको हैंग हो जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं, इस तरह से आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट शट डाउन करेंगे तो जो वर्चुअल मशीन रन हो रहे हैं ठप से बंद हो जाएंगे। वो ना करने के लिए उसको मेंटेनेंस मोड में लाना होता है। ये देखो, ये वार्निंग आ जाती है कि शट डाउन करोगे तो वो होस्ट इज नॉट इन मेंटेनेंस मोड, यानी ये मेंटेनेंस मोड में नहीं है, ये करना उचित नहीं है। आपको चाहिए कि उसको मेंटेनेंस मोड में लाके उसको शट डाउन करें। तो हम जो है वो मेंटेनेंस मोड में लाने के लिए पहले होस्ट के ऊपर जाएंगे, ऊपर एकदम, और वहां से फिर उसको एंटर टू मेंटेनेंस मोड बोलेंगे। मेंटेनेंस मोड में आने के बाद में हम उसको शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद शट डाउन मार दो, शट डाउन हो जाएगा। मैंने ये आपको ब्रीफ बता दिया हूँ। अब मैं कुछ आपको असल ESX होस्ट के ये बता देता हूँ। ओके, ओके, ये है मेरा असल होस्ट ESX होस्ट। देखो, ESX होस्ट बनाने के लिए पहले जो है वो हम जो है वो यहाँ पे ILO से लॉगिन करते हैं। ऐसा ILO से लॉगिन करना पड़ता है मशीन को ILO से लॉगिन करने के बाद वो आपको जो है वो रिमोट कंसोल देता है। रिमोट कंसोल में आप चले जाएंगे तो रिमोट कंसोल का HTML फाइल, मैंने इसको अपग्रेड किया हूँ ESX होस्ट से, और ये कैसा करना है मैं नेक्स्ट इसमें आपको बताता हूँ कि ESX होस्ट से पैच कैसा अपडेट करते हैं, फॉर्मवेयर कैसा अपग्रेड करते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि ESX होस्ट से, हर कोई बताएंगे कि कनेक्ट करो और उसके बाद करो, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से बैठे बैठे ILO, मैं किधर भी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ तो मेरा अगर एक्सेस है ILO को, तो मैं उस मशीन को ऑफ ऑन, उसके लगने वाली ऊपर चलने वाली सारी मशीनें उसको मैं देख सकता हूँ। तो ये है मेरा स्क्रीन जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ। अब मैं इसको कनेक्ट करने के बाद में ये मैं इसको जूम किया और उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर कहा गया है जस्ट प्रेस F2। तो मैं F2 मारूंगा, F2 it has to come। ओके, फंक्शन F2, ओके, ये F2 मैंने मार दिया। F2 मारने के बाद ESX होस्ट आपको कैसा असल स्क्रीन वो मैंने एक जो बताया, जो ब्लू स्क्रीन था वो HTTPS एक्सेस ऑफ द ESX होस्ट, ये फिजिकल एक्सेस जिसको बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट ऑन स्क्रीन एक्सेस ऑफ द ESX होस्ट ये है, वेब से नहीं। उसके बाद में
टैब मारूंगा तो उसका पासवर्ड मुझे डालना हो जाएगा, जो हमने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड डाल देंगे, अब चलेगा। अभी उसके बाद में आपको देखो उसके बाद में ये मोड है, ये इसके बाद नेक्स्ट डाउन 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 करते जाऊंगा तो कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, ये जो आईपी एड्रेस है अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूं तो अभी मैं एंटर मारूंगा। अब ये एंटर मारने के बाद में वो मेरा एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस बता देता है कि ये इंटरफेस है। अब मेरे पास मैंने एक ही इंटरफेस रखा है तो उसको वो भी बता रहा है। उसके बाद लैन ऑप्शन आ जाता है, नेटवर्क अडाप्टर हो गया, और उसके बाद लैन ऑप्शन है, वीलैन ऑप्शन। अगर मैंने उसको वीलैन आईडी वीलैन टैग कुछ दिया है तो वो आप उधर दे सकते हो, क्योंकि आपको मैंने विलन क्या होता है, विलन आईडी क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन किया है। प्लीज जाके पूरे पीछे के वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखो तो आपको फायदा हो जाएगा। अब उसके बाद IP4 कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे है, ऑटोमेटिक लिखा है। अब मैं इसको हटा के ऑटोमेटिक की जगह पे DHCP करना चाहता हूँ, तो DHCP करने के लिए मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने IP4 मैनेजमेंट नेटवर्क करना है और उसको मैंने सिलेक्ट किया, स्पेस बार मार के इसका सिलेक्शन होता है, ऐसे 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 नहीं, स्पेस बार से उसका सिलेक्शन होता है। मैंने ये IP है उसी को रखा हूँ, मगर सिर्फ मैंने ये किया कि डायनामिक IP निकाल डालो और अभी मुझे ये एंटर टू ओके कर देने का है, वो मैंने एंटर किया तो ओके हो जाएगा। आप समझ में आया। अब एक दूसरी भी और एक चीज़ होती है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया और मुझे उस कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट भी करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। हाँ सॉरी, ये फिर हम इससे आउट हो गए हैं, अभी वापस से मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। एंटर हो गया, वो फुल मोड में से इसमें आ गया। अब मुझे IP4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको सबसे पहले डिसेबल कर दूंगा, तो वो हो गया डिसेबल। ओके, और उसके बाद मैंने एंटर किया तो सिलेक्ट हो गया। DNS कॉन्फ़िगरेशन, अब मुझे DNS पूछ रहा है, वो DNS ऑटोमेटिकली ले लिया है और उससे कोई मेरे को आपत्ति नहीं है, ठीक है, और जो भी है चल जाता है। हो गया और सफिशिएंट हो गया, सब चीज़ हो गया, एंटर हो गया। अब जाके मैं उसको वापस अपनी जगह पे वापस जा सकता हूँ। मैं कॉन्फ़िगर मैनेज नेटवर्क में जाने के लिए एस्केप मार दूंगा अभी। तो अभी वो पूछता है अप्लाई चेंजेस एंड रिमूव द होस्ट, यस बोलूँगा तो वो वाई दबा दूंगा तो वो मेरे चेंजेस को सेव करेगा। देखो रिस्टार्ट होस्ट। अब ये सब चीज़ें जो है आपको कोई दिखाता नहीं है, अब मैंने दिखाने को आपको लाइव दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे स्क्रीन लिया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। आपको पूछते होंगे कि बाबा ये आईएलओ में ये रिबूट होने तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये है। आईएलओ बैकग्राउंड में चले जाता हूँ उसको, सिस्टम हैज हाल्टेड, वो हो गया, वो इनिशियलाइज हो गया। ये देखो ये मेरा आईएलओ का IP आ गया सर्वर का। सर्वर ऐसे रिबूट होता है, फिजिकली सर्वर दूर है मगर मैं यहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। ये इसको मैं फिलहाल ये कंसोल अभी रिबूट हो रहा है, उसके लिए होस्ट के लिए टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो लॉन्च की, हॉट की और रिमोट कंसोल। इसके बाद में यहाँ से ही बैठ के मैं सर्वर को पावर ऑन पावर ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आईएलओ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके अंदर नेटवर्क होता है, उसके बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसमें फर्मवेयर अपग्रेड होता है, उसके एक लाइसेंस लगता है और इसके बाद इसके अंदर आईएलओ से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम कर सकते हो। ये आईएलओ 4 जो है काफ़ी पुराना है, इसके अंदर बहुत सारी रिमोट कंसोल की चीज़ें। अब ये वर्चुअल मीडिया, इसमें वर्चुअल मीडिया बूट ऑर्डर और वर्चुअल मीडिया जो दिया है, इसमें अगर मैं चाहूँ तो पहले ही मैं वो मीडिया को मैप कर सकता हूँ। वर्चुअल CD-ROM कौन सा है मुझे डालना है, कनेक्ट करना है, वो मैं अपने मशीन के इस मशीन के अपने मशीन से मतलब इस मशीन के साथ में जो भी है
उसको मैं उसको बूट कर सकता हूँ। बूट और नेक्स्ट रीसेट अगर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे फिलहाल कोई नन नहीं, और नन की जगह पे मैं डाल सकता हूँ सर्वर रीसेट। तो कहने का मकसद ये कि मैं चाहूँ तो इस ILO के साथ लगा के बूट कर सकता हूँ। अभी नए ILO में बहुत फीचर है, ILO वर्जन 5। ओके, वो सर्वर वहाँ पे बूट हो रहा है। अब मैंने रिमोट कंसोल ले लिया। अब मैं फिर से रिमोट कंसोल लॉन्च करूँगा तो मुझे बता देगा कि वो किस स्टेज पे पहुँचा है। अब हमारा ये जो पुराना सर्वर है, आपको तो पता है मार्केट से लिया हुआ है, तो वो उसके अंदर कुछ डिम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो कभी कभी वो स्लॉट में डिम एरर बता देता है। मेक्स नो डिफरेंस। ये जो बूट प्रोसेस है आपको सर्वर का बूट का, मेरे ख्याल से मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी थी मैंने पास की है। मैं ये सब ये इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरह से सर्वर होता है और कैसे ESX होस्ट इंस्टॉल किया जाता है और वो ESX होस्ट वाला सेटअप कैसे रन होता है। अब ये ओरिजिनल सर्वर है। सर्वर जो बूट हो रहा है वो बूट में थोड़े अपनी प्रोसेस में बूट सीक्वेंस को पूरी करेगा, उसके बाद वो अपना ESX होस्ट से बूट होगा। यह है उसका ESX होस्ट का बूट प्रोसेस। आपको शायद ही देखने को मिलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है ये ऐसे कि बूट कैसा होता है। ये लोडिंग के वक्त में, बूटिंग के वक्त में ये सब ऐसे होता है। तो मुख्तसर ये है कि मैंने आप तक ये मालूमात पहुंचा दी है। आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। आप इसको बगैर स्किप किए हुए देखो और सुनो। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको सुनने की कोशिश करो। और पिछले जितने स्टेप बाय स्टेप, यानी बिट बाइट से लेके बाइनरी नंबर, हेक्स नंबर, कोडिंग और उसके बाद IP एड्रेस, सबनेट मास्क, नेटवर्क डिफाइन, VLAN, सारी चीज़ें दर्जा बदर्जा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। वर्चुअलाइजेशन में रेड की ज़रूरत, और लास्ट में ESX होस्ट अब मैंने इंग्लिश में डाल दिया है, विंडोज़ 11। आप अगर इंग्लिश थोड़ा जानते होंगे तो आप इंग्लिश में देख लिए। इंशाल्लाह अगले वक्त मैं आपको हिंदी में विंडोज़ 11 की भी ये बता दूंगा।